नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है और पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वह कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है 20 मई को। इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं खबर की, तो हर वर्ष 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता हेतु मधुमक्खियों एवं अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो यह स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो अग्रदूत रहे हैं, कौन रहे हैं? एंटोन जॉन्सा। इन एंटोन जॉन्सा के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है ना। बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को कहते हैं एपीकल्चर। यह आपको याद रखना, यह पूछा जा चुका है। एपीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के अध्ययन को कहते हैं एपिलॉजी। एपिलॉजी कहते हैं, यह आपको याद में रखना है ना। एपिलॉजी कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। तो हाल ही में जो ये महोत्सव है यह शुरू हुआ है मणिपुर में। बात करते हैं खबर की, तो मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण मंगलवार 20 मई से मणिपुर का एक जिला है उखरुल जिला, वहां पर शुरू हुआ है। बात करते हैं सिरुई लिली की, तो सिरुई लिली प्रजाति का एक पौधा है। लिली प्रजाति का एक पौधा है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इस फूल को देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं वो इस फूल के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसको श्रद्धांजलि देते हैं। यह जो फूल है, यह फूल मई अंतिम से फूलना स्टार्ट होता है और कब तक फूलता है? जून के दूसरे सप्ताह तक। यह आपको याद रखना है, जून के दूसरे सप्ताह तक यह फूलता है ना। और सिरुई लिली जो है मणिपुर का जो है राजकीय पुष्प भी है, यह भी आपको याद रखना है, राजकीय पुष्प है ना। और यह जो महोत्सव है वर्ष 2017 में मणिपुर की राज्य सरकार ने इस महोत्सव को राजकीय उत्सव घोषित कर दिया है। राजकीय उत्सव घोषित कर दिया है कब? 2017 में। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो मणिपुर के राज्यपाल हैं L.A. गणेशन साहब हैं। L.A. गणेशन साहब यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N. बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N. बीरेन सिंह। बीरेन सिंह यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। N. बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात की जाए मणिपुर के जनजातियों की, तो मणिपुर की जनजातियों की बात की जाए तो मणिपुर में 3 प्रमुख जनजातियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर की 3 प्रमुख जनजातियां मैतेई, कुकी और नागा। तो मैतेई, कुकी और नागा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले मैतेई, कुकी और कुकी समाज में जो था संघर्ष चल रहा है ना। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते और मणिपुर हिंसा के नाम से अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। तो मैतेई, कुकी और नागा यहाँ की प्रमुख जो है जनजातियां। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR की शुरुआत की है। तो ये जो शुरुआत की गई है यह शुरुआत दिल्ली में की गई है। बात करते हैं खबर की, तो अमित शाह ने साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट E0 FIR की पहल की घोषणा की है। यह जो प्रणाली है 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIRs में बदल देती है, जिससे पीड़ित सहायता और कानून प्रवर्तन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
तो ये जो पहल है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से शुरू की है? दिल्ली से शुरू की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में निकोसोरडैन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये जो निकोसोरडैन नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में अभी जीत हासिल की है। बात करते हैं खबर की। तो रोमानिया में बुखारेस्ट के मेयर, ये बुखारेस्ट के मेयर भी थे और मध्यमार्गी नेता हैं निकोसोरडैन, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और यहाँ जो चुनाव हुए हैं उनमें जो कुल मत थे 99% मत की गणनाओं के बाद डैन ने करीब 54%, और जबकि इनके विरोधी थे सिमियन, उन्होंने 46% वोट हासिल किए हैं। और 54% वोट हासिल करने के बाद ये यहाँ के बन गए हैं नए राष्ट्रपति। रोमानिया की बात की जाए तो रोमानिया एक पूर्वी यूरोपीय देश है, और यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी है बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। यह आपको याद रखना है कि यहाँ की राजधानी बुखारेस्ट है। और बात की जाए रोमानिया की, तो रोमानिया जो है वर्ष 2004 में शामिल हुआ है नाटो में। नाटो जो है एक समूह है, उस पर शामिल हुआ है। और वर्ष 2007 में यह शामिल हुआ है यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ में शामिल हुआ है, यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ कब? 2007 में। यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को है अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये जो शामिल करने की बात है यह आई है कर्नाटक के नौसेना बेस पर। तो भारतीय नौसेना कर्नाटक के नौसेना बेस पर पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल करेगी। और ये जो जहाज को शामिल करेगी ये किसकी अध्यक्षता में? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी अध्यक्षता में यह समारोह होगा और यह जहाज को शामिल किया जाएगा। सिला हुआ जो जहाज है यह 5वीं शताब्दी के जहाज का एक नया रूप है। और ये जो 5वीं शताब्दी का जो जहाज है यह अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्र हैं उन पर इसकी पेंटिंग बनी हुई है, और यहीं से ये जो जहाज है यह प्रेरित है ना। बात करते हैं अगर नौसेना की, तो नौसेना की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। और पहले की बात की जाए तो पहले यह इंडियन मरीन के नाम से जानी जाती थी। इंडियन मरीन के नाम से जानी जाती थी। और ये जो इंडियन मरीन है ना, इस इंडियन मरीन की स्थापना जो है सन 1612 में हुई थी और 1950 में जाकर इस इंडियन मरीन का नाम बदलकर भारतीय नौसेना रख दिया गया था। भारतीय नौसेना के बारे में बात की जाए तो नौसेना का जो आदर्श वाक्य है, नौसेना का आदर्श वाक्य वह क्या है? आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणः। सम नो वरुणः इसका आदर्श वाक्य है। और इस सम नो वरुणः का अर्थ है कि जल के जो देवता वरुण है वह हमारे लिए कैसे हो? शुभ हो। यह इसका अर्थ है ना। और बात की जाए नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ की, ये जो सबसे जरूरी बात है, चीफ ऑफ स्टाफ। तो चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ स्टाफ नौसेना के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ये आपको याद रखना है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं चीफ ऑफ स्टाफ हैं इसके नौसेना के। ये आपको याद रखना है, चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में ICRA ने FY 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का जो है अनुमान लगाया है? तो ये जो अनुमान लगाया गया है यह है 6.9% का। बात करते हैं खबर की। तो ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका जो फुल फॉर्म है, इसने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की जो GDP है वह 6.9% तक बढ़ जाएगी, जो कि तीसरी तिमाही में 6.2 थी। हालांकि जो यह अनुमान है इस अनुमान को NSO के अनुमान से अगर कंपेयर करेंगे तो कम है। NSO का अनुमान 7.6% है।
है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की जो है वह शुरुआत की है। तो ये जो राज्य सरकार है वह त्रिपुरा राज्य सरकार है। बात करते हैं खबर की, तो कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्रिपुरा सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। ये जो अभियान है यह 29 मई से 12 जून तक चलेगा। 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा। इस अभियान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की यह एक पहल है ना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में राज्य एवं केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं होती हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और लागत में कमी लाना है। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है ना। और अगर बात की जाए इसके आगे के प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है। तो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि कहां पर स्थित है, नेपाल पर स्थित है। यह आपको याद रखना है। तो इस पर्वत शिखर पर एनसीसी ने अभी क्या किया है, फतह हासिल की है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। इसको जो है फतह किया है। यह एनसीसी का इस पर्वत पर तीसरा सफल अभियान है। और बात करते हैं एनसीसी की, तो एनसीसी की जो स्थापना है, एनसीसी की स्थापना हुई है 16 जुलाई वर्ष 1948 को। वर्ष 1948 में इसकी स्थापना हुई है। और बात करते हैं इसकी, तो पूरे भारतवर्ष में 13 लाख से अधिक कैडेट हैं। 13 लाख से अधिक कैडेट हैं एनसीसी के, अधिक कैडेट हैं पूरे भारतवर्ष में एनसीसी के। और बात करते हैं इनके आदर्श वाक्य की, तो इनका आदर्श वाक्य क्या है, इनका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन इनका आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन। यह आपको याद में रखना है। इनका आदर्श वाक्य क्या है, एकता और अनुशासन इनका आदर्श वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्त किया गया है। तो कामिल इदरीस को सूडान का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सूडान में बहुत सारा जो गृह युद्ध चल रहा था बहुत वर्षों से, तो प्रधानमंत्री का जो यह पद था यह खाली था। बात करते हैं खबर की, तो सूडान की सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल अल ताएब इदरीस को देश का नया प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्त किया है। अप्रैल 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद पहली बार जो है यह पद भरा गया। इतने दिनों से प्रधानमंत्री का पद जो है वह सूडान में खाली था। और यह कदम राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो जो वहाँ की जो सेना का जो प्रमुख हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, उन्होंने 19 मई 2025 को इदरीस साहब को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है अमित शाह ने। और अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह जो पोर्टल है इसको लॉन्च कर दिया है। कौन सा पोर्टल, OCI, केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है। तो यह जो आवासीय परिसर है वह बनाया गया है थेप्पाकाडू में। और ये जो थेप्पाकाडू है यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक जिला है नीलगिरी जिले पर यह गांव स्थित है। कौन सा, थेप्पाकाडू। बात करते हैं खबर की, तो थेप्पाकाडू में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ है। हाथियों के रखवालों को मिले नए घर। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है। यह गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है।
और यह जो नीलगिरी जिले में यह स्थित है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकाडू हाथी शिविर जो है वहां पर यह गांव बनाया गया है। तो हाथियों के जो महावत होते हैं या जो उनके रखवाले होते हैं उनको घर देने का काम जो है वहां की जो सरकार ने किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो टेक इट डाउन जो एक्ट है ये जो है यह अमेरिका का एक्ट है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बात करते खबर की। तो टेक इट डाउन एक्ट AI डीप फेक सहित अतरंग छवियों के गैर सहमति वाले साझाकरण को अपराध मानता है। यानी कि जितने भी डीप फेक से जो छवियों को बिगाड़ने का काम है उसको यहाँ पर कैसा माना जाता है, अपराध माना जाता है। और प्लेटफॉर्मों को 48 घंटों के भीतर ऐसी सभी सामग्री हटानी होती है। और इसको अब जो है अमेरिका में कानून बना दिया गया, वहाँ के राष्ट्रपति ने इस एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरिजला विकासम जो है इस योजना को लॉन्च कर दिया। तो यह योजना जो है यह लॉन्च की गई है तेलंगाना में। बात करते हैं खबर की। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने नागर कुरनूल जिले के माचाराम गांव से, ये याद रखना है कि नागर कुरनूल जिले के माचाराम गांव से इंदिरा सौर गिरिजला विकासम योजना की शुरुआत की। और इस योजना के अंतर्गत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 से लेकर 7.5 हॉर्स पावर के जो पंप होते हैं, सोलर पंप, उन्हें मुफ्त दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया है। और ये M. श्रीनिवासन कौन थे ये आपको बताना है। तो ये जो M. श्रीनिवासन थे ये बहुत महान हस्ती थे और परमाणु वैज्ञानिक थे। बात करते खबर की। तो डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन जो थे भारत के परमाणु ऊर्जा विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती और परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। इनका जो है अभी हाल ही में 20 मई 2025 को निधन हो गया है। और निधन इनका हुआ कहाँ है, उदगमंडलम में 95 वर्ष की आयु में हो गया है। इन्होंने भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये निधन हुआ है परमाणु वैज्ञानिक का M.R. श्रीनिवासन का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो यह जो 16 फीट ऊंची मूर्ति है यह स्थापित की गई है गुयाना में। तो बात करते खबर की। गुयाना के स्पार्टा में एस्सेक्विबो तट पर सीताराम राधे श्याम मंदिर में बजरंगबली स्वामी की जो है 16 फीट ऊंची, बजरंगबली की 16 फीट ऊंची जो है मूर्ति स्थापित की गई है। भारतीय दूतावास ने प्रतिमा को विश्वास, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। ये जो गुयाना है यहाँ पर सभी धर्म के लोग, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और अन्य भी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा ही एक मंदिर है सीताराम राधे श्याम मंदिर, यहीं पर बजरंगबली की 16 फीट ऊंची जो है वह प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न थे और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के आखिरी तक जुड़े रहने का। ऐसे ही करंट अफेयर के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।